सबका अनफिल्टर्ड इंडिया पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है दिनेश चौधरी सर। दिनेश चौधरी सर हिंदी के जाने माने शिक्षक हैं। ओवर द इयर्स हमने उनसे बहुत सीखा है, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिला है। इसलिए वो आज बात करने वाले हैं सिनेमा और साहित्य इस विषय पर। तो चलिए सिनेमा और साहित्य पर चर्चा करते हैं। सर नमस्ते, आपका अनफिल्टर्ड इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट एवर गेस्ट स्पीकर हो, तो थैंक यू। नहीं आपने हमें मतलब हम जब सोच रहे थे कि किसको बुलाए या फिर जो साहित्य और सिनेमा या फिर एंशिएंट इंडिया के बारे में बता सके, तो हमारे दिमाग में आप ही सबसे पहले आए, तो थैंक यू फर्स्टली सर। तो सर हम शुरू करते हैं साहित्य और सिनेमा की दुनिया में। तो सर मैं ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी सर, साल 1913 में भारतीय साहित्य और सिनेमा के लिए उल्लेखनीय वर्ष था। एक तरफ रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, और दादा साहेब फाल्के के मूवी से आरंभ हुआ था सिनेमा को। तो तब से लेकर अभी तक 100 वर्ष तो हुए इस बात को, और बहुत इवोल्यूशन हुआ है सिनेमा में तब से लेकर अभी तक। तो इस इवोल्यूशन के बारे में आप क्या आपका ओपिनियन है कि साहित्य और सिनेमा कैसे पहले हुआ करता था और अभी कैसा है? बहुत बढ़िया बात है। इस बात को यूं ही एक वाक्य में समाप्त भी किया जा सकता है कि साहित्य समाज के लिए है या समाज साहित्य के लिए। लेकिन विचारधारा यह है कि साहित्य समाज का दर्पण, जो समाज में घटित होता है वो साहित्य बताता है, उसका एक आईना है। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बस वही चीज साहित्य के समकक्ष होने की कोशिश में सिनेमा ने ली। तो साहित्य हित जिसमें जुड़ा हुआ है, हित यानी भला, कल्याण। इसके बिना कि भलाई के बिना मनुष्य के प्रति जो एक इंटेंशन है सोसाइटी के लिए, वो इंटेंशन कैसा हो? अच्छा हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक तो ये सोच है कि सबका भला हो, वो अगर हित नहीं है, वो इंटेंशन, वो मोटिव हटा दीजिए तो कोई साहित्य नहीं, चाहे वो समाज का साहित्य हो। साहित्य का मतलब क्या सिर्फ कविता है? नहीं। क्या सिर्फ उपन्यास है? नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम ये कहते हैं कि मानव होना भाग्य है, उससे भी आगे कहा गया है कवि होना, लेखक होना सौभाग्य है। करोड़ों में एकाध कोई ऐसा होगा जिसपे मां सरस्वती की कृपा होती है, और तब वह स्वस्फूर्त है, अंदर इतना विचार होता है कि वह लेखनी के रूप में छलकता है। उसे हम कहते हैं कवि या लेखक या उपन्यासकार। अब मुद्दा यह है कि साहित्य हटा दें तो सिनेमा क्या रचेगा। चूंकि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, 1913 की बात कही कि गीतांजलि उस महान कृति पे रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार देके पश्चिम के देशों में उन्हें लगा कि उन्होंने गुरुदेव का सम्मान किया है, जबकि वे स्वयं सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो पहली बार उनकी आंखें खुली कि जिस पूर्व को, जिस ईस्टर्न कंट्रीज को, जिस एशियन कंट्रीज को वे लोग सांप बिच्छू पकड़ने वाला देश या गुड फॉर नथिंग समझते थे अपनी सुप्रीमेसी में, पहली बार उन्हें भी एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत कुछ है जिसे वे अपने दंभ में, अपने अहंकार में नकार रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं, अब नहीं कर सकते। तो साहित्य के रूप में पहली धमक, पहला कहिए कि हमने वर्चस्व वहां पे दिखाया। 1913 जो आप कह रहे हैं, उसी 1911, 1913, 1914 के उस दौरान सिनेमा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हम जिसे आज बॉलीवुड कहते हैं, जरा सोच पे गौर कीजिएगा। हमने पहली फिल्म बनाई, दादा साहेब फाल्के जी ने हमारी पहली फिल्म बनाई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। शब्द पे गौर कीजिए, हमने कौन से पात्र को लेके पदार्पण किया? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और आज भी हम जिस हॉलीवुड के लिए, है ना, पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते हैं, देखते रहते, बड़ी उम्मीदों से निहारते हैं, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी?
हमारी तो है भाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये हमारी सोच का दायरा है कि हमने वहां से शुरू की। हाँ। उनकी द ग्रेटेस्ट ट्रेन रॉबरी, अब सोचिए रॉबरी कर रहे हैं, मतलब सोच ही लूटपाट वाली है। आप समझे, विचार का बीज जो है वो ओरिजिन कहाँ है, कैसा है। आज भी हमारे यहाँ पे हम कितनी सारी प्रतिवर्ष हर भाषा में कई हजारों फिल्में बनाते हैं, लेकिन हम वैचारिक दारिद्र्य के शिकार हैं। हमें खुद पे इतना अविश्वास है कि हम हर बात के लिए प्रेरणा के लिए उन्हें देखते हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए। हमारी सोच का ओरिजिन, उद्गम जिसे हम कहते हैं, वो कितना महान था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। वहां से हम पौराणिक पात्रों को लेते हुए चले और आज यहाँ तक आए। तो बहुत सारी चीजें, संभावनाएं हम में हैं। जरूरत किस बात की है, पहचानने की। तो साहित्य को आप अलग नहीं कर सकते सिनेमा से। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जब जब साहित्य का मतलब क्या है, जिसमें कोई एक अच्छी ऊर्जा हो। अब आप जरा सोचिए विज्ञान के दृष्टिकोण से, सिनेमा क्या है? लाइट, प्रकाश। साहित्य क्या है? ऐसी लाइट जिसमें एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हटा दीजिए, कागज का फूल होगा वो, बेजान सा, है ना? लेकिन जरा सोचिए, किताब को, साहित्य को, कविता को, उपन्यास को, नाटक को जब भी बार बार लोग पढ़ते हैं, होली बुक्स को बार बार पढ़ते हैं, वही शब्द है और वही शब्द ब्रह्म है, वही ब्रह्मनाद है, उसी का विस्तार साहित्य है। उस शब्द से जो ऊर्जा मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लोग उस साहित्य से जुड़े रहते हैं। फिल्में आएंगी, चली जाएगी, साहित्य हमेशा रहेगा। और यही ऊर्जा सिनेमा में अगर आप हटा दें, आप देखिए सिनेमा देखते हैं, लाइट दिख रही है, साउंड दिख रहा है, सुन रहे हैं आप, लेकिन वो ऊर्जा अगर प्रेक्षक तक यानी दर्शक तक, उसके श्रवण में, उसके दृश्य में अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है, तो सिनेमा का मकसद खत्म हो गया। ऐसे लगेगा बेजान सा पुतला है, प्राणहीन, है ना? हाँ। तो ऊर्जा देने का काम, उस लाइट के साथ एनर्जी देने का काम कौन करता है? साहित्य। कोई भी मूवी आप ले लीजिए, उसके अंदर वो बीज तत्व, वो ऊर्जा तत्व कौन देता है? उसके गाने, उसकी कहानी, उसके संवाद, ये सब साहित्य के ही अलग अलग रूप के रूप में आ रहे हैं सामने। आप इसको हटा दीजिए, फिर सिनेमा क्या बचेगा? तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, लेकिन हमेशा पलड़ा साहित्य का ही ऊपर रहेगा। हाँ। जैसे आत्मा निकाल दीजिए, शरीर को चाहे जितना ढक दीजिए, आत्मा है साहित्य। तो उसका वर्चस्व, वो दिखाई दे, कम दे, बड़े दे, आप और हम नहीं जानते ना आत्मा का आकार प्रकार क्या है। साहित्य को भी वैसे ही हटा दीजिए सिनेमा में से, फिर सिनेमा का स्वरूप क्या होगा? क्षणिक, कुछ पल के लिए, सिर्फ लाइट इफेक्ट रहेगा, नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो उसका मेन मोटो है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, विचार आंदोलित करे, है ना? कुछ सबक कि दर्शक निकले तो अपने साथ कुछ लेके जाए। उदाहरण के तौर पे जो गांधी एक मूवी है ना, हॉलीवुड से बनी, लोगों का ऐसा कहना है कि जब मुंबई चर्चगेट, इरोस थिएटर में वो मूवी लगी, तो अनगिनत दर्शक ऐसे थे, और उस थिएटर में ऐसा है ना कि एक तरफ से सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं और मूवी खत्म होती है तो दूसरी तरफ से नहीं, उधर से ही नीचे उतरना होता है। मतलब एक तरफ की चढ़ने की सीढ़ियां, दूसरी तरफ से उतरने की। तो जब लोग चढ़े मूवी देखने के लिए, जब वे गए, सामान्य से एक व्यक्ति की तरह थे, लेकिन जब वे लौटे तो उनकी सोच में, उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में, उनके विचार में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, बल्कि अधिक मात्रा में गांधी रूपी एक विचार था। ये उस मूवी का होना सार्थक हो गया। जरा सोचो, उस आत्मा को अगर हटा दिया जाए तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती ना। आज भी अनगिनत लोगों की वो फेवरेट मूवी है, आती है तो लोग मतलब सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ये है साहित्य का प्रभाव, तो उसे नकार नहीं सकते, उसे इनकार नहीं कर सकते। वर्चस्व हमेशा उसका रहेगा। हाँ,
अगर ये अहम भाव थोड़ा हटा दिया जाए कि अरे भाई हम ही हम हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा तालमेल बैठा के जितने भी गीत अगर आप देखें, चाहे वो हकीकत मूवी के हो या कवि प्रदीप के द्वारा रचे हुए गीत हो, उन्हीं के बरक्स मनोज मुंतशिर जो अभी है, उन्होंने केसरी का एक गाना लिखा, उसकी प्रेरणा भी हकीकत मूवी का वो गाना ही है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। हकीकत मूवी का हम गाना कहेंगे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। उस मूवी, उस गाने से प्रेरित होकर इन्होंने लिखा है तेरी मिट्टी। समान रूप है, दोनों में सेम भाव है। तो क्या इससे गीतकार कॉपी किया ऐसा आप कहोगे? नहीं, प्रेरणा वहां से ली हाँ। है ना। तो अब ये प्रेरणा अगर नहीं लेंगे तो बैठे बिठाए क्या अक्सर कपोल कल्पनाएं करते रहें, लेकिन नकल में भी अकल है ना। उस गीत ने जितना प्रेरित किया, जो आज भी कर रहा है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, उतनी ही प्रेरणा तेरी मिट्टी का गाना, उसके जो बोल हैं, शब्द हैं, वो भी प्रभावित करते हैं, आंदोलित करते हैं, है ना। ये महत्व है साहित्य का। अब कई बार लोग कहते हैं कि क्लासिक एग्जाम्पल दिया जाता है चर्चाओं में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो सोच में छोटे होते हैं वो इस तरह की तुलना करते हैं, दोनों अपनी जगह पे महान है। लेकिन एक बार कहा जाता है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उनके सम्मान में लोग कसीदे पढ़ते हुए कहने लगे कि अरे अमिताभ बच्चन जी तो सिनेमा पे हैं, अरे अब कविता, ये जो कविवर अमिताभ बच्चन के पिताजी जो हरिवंश राय बच्चन हैं, अब वे कविवर, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं इसलिए हम उन्हें साहित्य में थोड़ा ज्यादा सम्मान दें। तो बहुत सारे सुधी दर्शकों ने, पाठकों ने इस बात पे आपत्ति की कि बेशक अमिताभ बच्चन अभिनय के बेताज बादशाह होंगे, उनका योगदान, उनकी प्रतिभा अद्वितीय है ना, कोई उनका तोड़ नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन इस जन्म में जितनी उन्होंने सफलता अर्जित की है ना, सफलता कामयाबी पाई, ऐसे वे 1000 जन्म ले और हर जन्म में इतनी ही सफलता पाए, तब भी हरिवंश राय बच्चन एक कवि के रूप में उनकी एक कविता की जो एक मयार है, एक जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसके रेत के कण जितने भी नहीं होते। तो साहित्य मतलब ये गॉड गिफ्टेड है। या ट्रेंड होके चलो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं, मैं नॉवेल लिखूंगा, असंभव। मैं कविता लिखने की ट्रेनिंग ले सकता हूँ? स्वस्थ, ये ब्लेस्ड होंगे आप तो ही, या आपके अंदर वो एक गुण वैसा होना चाहिए, एक वैसी सोच होनी चाहिए, अन्यथा असंभव। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन की वजह से प्रसिद्ध हैं, छोटी सोच, जिसे पता ही नहीं, अल्पज्ञानी, अज्ञानी। अमिताभ बच्चन 1000 जन्मों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की वजह से जाने जाएंगे। तो उन्होंने जो हासिल किया है ये कभी छू ही नहीं सकते उसे। आज भी केबीसी में जब वे कुछ बातें कहते हैं, है ना, सुभाषित की तरह, कोटेशन की, वे हरिवंश राय बच्चन जी की है। वे वाक्य, वे पंक्तियां सोचो आज भी कितनी आंदोलित करती हैं, प्रभावित करती हैं, संवेदनशीलता जगाती हैं। तो लेखक का एक अलग दर्जा होता है, साहित्य की एक अलग प्रतिष्ठा है, गौरव है, सम्मान दोनों का है, दोनों आंदोलित करते हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? मन के अंदर नीर शीर विवेक जगाना, है ना, कि बुराई की तरफ से हम अच्छाई की तरफ प्रेरित हैं। ये सोच, ये अगर कामयाब होती है तो फिर क्या कहें। सिनेमा और साहित्य दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, दोनों अपने अपने उद्देश्य, साहित्य के साथ, मतलब साहित्य और सिनेमा दोनों एक साथ एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़े, हाथ से हाथ बांधे, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, है ना, और फिर
अगर वे आगे बढ़े तो वे दोनों नहीं, 1 और 1 11 हो जाएंगे। फिर कहना है क्या? जितने भी माइलस्टोन मूवी हैं उनके आप गाने, कहानी, डायलॉग, साहित्य के बिना क्या है? तो इस तरह से भी आप इस बात को रख सकते हैं। तो 1911-13 जो है वह नोबेल प्राइज के रूप में सिनेमा के लिए क्रांतिकारी दौर रहा है और साहित्य के लिए पदार्पण के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। हरिश्चंद्र क्या है? हमारी पौराणिक गाथा का एक पात्र है, है ना, जो हमें हर हाल में सच बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसी को सामने जीवंत पर्दे पे दिखाया, तो यह एक नई शुरुआत है।